दोस्तों आओ झूमे गाय में आपका स्वागत है। पर्वतारोहण उन साहसी लोगों के लिए एक लोकप्रिय गतिविधि बनी हुई है जो अपनी सीमाओं का परीक्षण करना चाहते हैं, सुंदर परिदृश्यों का पता लगाना चाहते हैं और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं। इसमें शामिल चुनौतियां और जोखिम के प्रति समर्पण, तैयारी और सम्मान की आवश्यकता होती है, लेकिन ये यात्रा करने वाले के लिए अद्वितीय पुरस्कार प्रदान करता है। 1953 का ब्रिटिश माउंट एवरेस्ट अभियान पर्वतारोहण इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक अभियानों में से एक है, मुख्यतः क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहली बार सफल चढ़ाई थी। कर्नल जॉन हंट के नेतृत्व में इस अभियान में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे सहित पर्वतारोहियों की एक टीम शामिल थी। अभियान की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी और इसमें पर्वत पर मार्ग और शिविर स्थापित करने के लिए अनुकूल और तार्किक सहायता के कई चरण शामिल थे। 29 मई 1953 की एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे। उनकी अंतिम चढ़ाई का सटीक विवरण कुछ रहस्य में घिरा हुआ है, क्योंकि हिलरी और तेंजिंग दोनों ने थोड़ा अलग अलग विवरण दिया है कि वास्तव में शिखर पर पहला कदम किसने रखा। ये उसी तरह है कि पहले आप जो लखनवी स्टाइल था। फिर भी ये अभियान और समग्र रूप से मानव जाति के लिए एक बड़ी उपलब्धि और विजय का क्षण था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की राज्य अभिषेक दिवस 2 जून 1953 की सुबह सफल चढ़ाई की खबर लंदन पहुंची, जिससे ब्रिटेन में उत्साह और राष्ट्रीय गौरव की भावना बढ़ गई। हिलरी और तेंजिंग तत्काल नायक बन गए और उनकी उपलब्धि ने पर्वतारोहण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण की चिन्हित किया, जिससे दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर भविष्य के अभियानों के लिए नई संभावनाएं खुल गईं। 1953 के अभियान ने न केवल ऐतिहासिक पहली चढ़ाई हासिल की, बल्कि हिमालय की आगे की खोज का मार्ग भी प्रशस्त किया और अनगिनत पर्वतारोहियों को माउंट एवरेस्ट और दुनिया भर की अन्य चुनौतीपूर्ण चोटियों पर चढ़ने का प्रयास करने के लिए प्रेरित भी किया। हिलरी और नोर्गे द्वारा एवरेस्ट की सफल चढ़ाई मानवीय दृढ़ता और दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को जीतने की स्थायी खोज का प्रतीक बनी हुई है। उनके अभियान ने भविष्य के पर्वतारोहियों और साहसी लोगों के लिए उच्च ऊंचाई वाले पर्वतारोहण में जो संभव है उसकी खोज जारी रखने और सीमाओं को आगे बढ़ाने का मार्ग भी प्रशस्त किया। न्यूजीलैंड के पर्वतारोही और खोजकर्ता सर एडमंड हिलरी एवरेस्ट पर अपनी सफल चढ़ाई से पहले हिमालय के कई अभियानों का हिस्सा रहे थे। 1953 में ब्रिटिश नेतृत्व वाली संयुक्त हिमालय समिति द्वारा आयोजित उनके अभियान का उद्देश्य उस पर्वत को जीतना था जिससे पहली कोई टीम ने असफल करने का प्रयास किया था। ऐसे ही तेंजिंग नोर्गे को कर्नल जॉन हंट के नेतृत्व में 1953 के ब्रिटिश माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए पर्वतारोहियों में से एक के रूप में चुना गया था। उन्हें उनके अनुभव, इलाके की ज्ञान और एक कुशल पर्वतारोही और मार्गदर्शक के रूप में प्रतिष्ठा के लिए आधार पर उनको चुना गया था। 1953 के एवरेस्ट अभियान में तेंजिंग नोर्गे की भूमिका ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और पहचान दिलाई। वो पर्वतारोहण समुदाय में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और शेरपा विशेषज्ञता और लचीलेपन का प्रतीक बन गए। 1953 में सर एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे की माउंट एवरेस्ट की ऐतिहासिक चढ़ाई पर्वतारोहण और अन्वेषण के इतिहास में एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। यहाँ इस बात को अवलोकन किया गया है कि उन्हें
अपनी सफलता की चढ़ाई कैसे की। रहा सवाल तैयारी योजना, जिसके लिए अभियान का संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 1953 के ब्रिटिश माउंट एवरेस्ट अभियान का आयोजन और वित्त पोषण संयुक्त हिमालय समिति द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व कर्नल जॉन हंट ने किया और इसमें अनुभवी पर्वतारोही, शेरपा गाइड और सहायक कर्मियों की एक टीम शामिल थी। रहा सवाल मार्ग का चयन, अभियान ने दक्षिणी कोल मार्ग को चुना, जिसकी पीछे वाले वर्षों में खोज की गई थी, और खुम्बू आइसफॉल, पश्चिमी CWM, लोत्से फेस और दक्षिण के मध्य में से एवरेस्ट के दक्षिणी हिस्से से शिखर तक पहुंचने के लिए इसे सबसे व्यवहारिक दृष्टिकोण माना गया। रहा सवाल चढ़ाई की प्रगति, इसमें सबसे महत्वपूर्ण था अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन। हिलरी नॉर्गे और टीम के बाकी सदस्यों ने हिमालय की ऊंचाइयों पर खुद को ढालने में कई सप्ताह बिताए। उन्होंने अपने शरीर को पतली हवा के अनुकूल बनाने और ऊंचाई की बीमारी के जोखिम को कम करने के लिए बेस कैंप, उन्नत बेस कैंप और ऊंचे कैंपों के बीच कई बार चढ़ाई और उतराई की। अब रहा सवाल शिविरों की स्थापना। अभियान दल ने चढ़ाई के दौरान रसद, सहायता और विश्राम स्थल प्रदान करने के लिए मार्ग के रणनीतिक बिंदुओं पर शिविरों की एक श्रृंखला स्थापित की, जिसमें शिविर 1 से 4 तक शामिल हैं। अब रहा महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन के लिए अंतिम प्रयास। 26 मई 1953 को हिलरी और नॉर्गे, शेरपा आंग नियामा और जॉर्ज लो सहित एक सहायता टीम के साथ कैंप 9, जिसे बाद में कैंप 4 के नाम से जाना गया, से शिखर की ओर निकले। वे खतरनाक खुम्बू हिमपात के मध्यम से चढ़े, पश्चिमी CWM को पार किया और दक्षिण कोल यानी कैंप 6 तक पहुंचने के लिए खड़ी लोत्से फेस पर चढ़ गए, जो शिखर पर चढ़ने से पहले उनके अंतिम शिविर के रूप में कार्य करता था। 28 मई 1953 को वो अपने शिखर सम्मेलन के प्रयास के लिए कैंप 6 से निकले, एवरेस्ट के शिखर पिरामिड की ओर दक्षिण पूर्व रीच पर चढ़े। हिलरी और नॉर्गे को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिसमें गहरी बर्फ और हिलरी स्टेप के नाम से जाने जाने वाला एक मुश्किल चट्टानी कदम भी शामिल था, लेकिन वो डटे रहे। अतः 19 मई 1953 को स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:30 बजे एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे और पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले पहले व्यक्ति वो बन गए। हिलरी और नॉर्गे ने शिखर पर केवल 15 मिनट बिताए, तस्वीरें ली और एक छोटा क्रॉस लगाया। इस प्रकार उन्होंने चोटी पर पहुंचने का जश्न मनाया। अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद हिलरी और नॉर्गे सुरक्षित रूप से निचले शिविरों में वापस आ गए, जहां उनकी साथी टीम के सदस्यों और समर्थकों ने खुशी और जश्न मनाया। तो ये था बेस कैंप की वापसी। हिलरी और नॉर्गे की एवरेस्ट की चढ़ाई ने दुनिया का ध्यान खींचा और उच्च ऊंचाई वाले पर्वतारोहण के अग्रदूतों के रूप में इतिहास में अपने स्थान मजबूत किया। उनकी उपलब्धि ने भविष्य के अभियानों के लिए मार्ग प्रशस्त किया और अनगिनत पर्वतारोहियों को एवरेस्ट पर चढ़ने के अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित भी किया। सर एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई अत्यधिक चुनौतियों और प्रतिकूल परिस्थितियों
के सामने मानवीय साहस, दृढ़ संकल्प और अन्वेषण की भावना का प्रमाण बनी हुई है। 1953 का ब्रिटिश माउंट एवरेस्ट अभियान पर्वतारोहण के इतिहास में एक ऐतिहासिक प्रयास था, जिसकी परिणति 29 मई 1953 को सर एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहली बार चढ़ाई के रूप में हुई। अब रहा सवाल पृष्ठभूमि और योजना। अभियान का आयोजन और वित्त पोषण संयुक्त हिमालय समिति द्वारा किया गया था, जो अल्पाइन क्लब, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी RGS और ब्रिटिश सरकार की हिमालयन समिति के बीच एक सहयोग था। अब बात आती है सफल नेतृत्व की। कर्नल जॉन हंट को अभियान नेता के रूप में नियुक्त किया गया। उनका नेतृत्व इतनी ऊंचाई पर चढ़ाई के लिए आवश्यक जटिल रसद और टीम की गतिशीलता को व्यवस्थित और समन्वित करने में सहायक था। अब रहा सवाल अभियान दल, जिसके लिए एक अनुभवी पर्वतारोहियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। टीम में ब्रिटिश, न्यूजीलैंड और नेपाल सहित विभिन्न देशों के अनुभवी पर्वतारोही शामिल थे। उल्लेखनीय पर्वतारोहियों में सर एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड से थे, तेनजिंग नोर्गे जो नेपाल से थे, चार्ल्स इवान जो ब्रिटेन से थे, जॉर्ज लो जो न्यूजीलैंड से थे और कई शेरपा गाइड शामिल थे। अब रहा सवाल मार्ग और दृष्टिकोण का। अभियान ने एवरेस्ट के दक्षिणी नेपाली पक्ष से शिखर तक पहुंचने के लिए प्राथमिक दृष्टिकोण के रूप में दक्षिणी कोल मार्ग को चुना। इस मार्ग में खुम्बू हिमपात, पश्चिमी CWM, एक हिमनदी घाटी और खड़े लोत्से फेस सहित खतरनाक इलाकों से होकर गुजरना शामिल था। टीम ने मार्ग के रणनीतिक बिंदुओं पर शिविरों की एक श्रृंखला स्थापित की, जो रसद, सहायता और अनुकूलन के अवसर प्रदान करती है। इन शिविरों में बेस कैंप, एडवांस बेस कैंप और उच्च शिविरी कैंप 1 से कैंप 6 तक, कैंप 6 साउथ कर अनुकूलन बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वतारोहियों के लिए होता है। तो शिखर सम्मेलन का प्रयास के लिए एक अच्छा एडेप्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पर्वतारोहियों ने अत्यधिक ऊंचाई पर अनुकूलन करने में कई सप्ताह बिताए। पतली हवा के अनुकूलन होने और ऊंचाई की बीमारियों की जोखिम को कम करने के लिए शिविरों के बीच धीरे धीरे चढ़ते और उतरते रहे थे। 1953 के अभियान ने पर्वतारोहियों की अगली पीढ़ियों को एवरेस्ट और अन्य ऊंची चोटियों पर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया, जिससे पर्वतारोहण में जो सोचा गया था उसकी सीमाओं को पार कर गए। अभियान ने उच्च ऊंचाई वाले शरीर विज्ञान, ग्लेशियरोलॉजी और भूविज्ञान को वैज्ञानिक समझ में योगदान दिया। इसका गहरा सांस्कृतिक प्रभाव भी था, जो मानवीय भावना और दृढ़ संकल्प की विजय का प्रतीक था। 1953 का ब्रिटिश माउंट एवरेस्ट अभियान पर्वतारोहण के इतिहास में एक निर्णायक क्षण बना हुआ है, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक की खोज में टीम वर्क, दृढ़ता और साहस की भावना का प्रदर्शन किया। 1953 के ब्रिटिश माउंट एवरेस्ट अभियान में विभिन्न प्रकार के उपकरण और गियर का उपयोग किया गया, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर उनकी सफल चढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण थे। इस ऐतिहासिक अभियान के दौरान उपयोग किए गए उपकरणों के कुछ प्रमुख पहलू इस तरह से हैं। इसमें विशेष रूप से कपड़ों की परतें, ऊंचाई पर अत्यधिक ठंड तापमान से निपटने के लिए पर्वतारोहियों ने कपड़ों की परतें पहनी। इसमें इंसुलेटेड डाउन जैकेट,
थर्मल बेस लेयर, विड रूफ और वाटरप्रूफ बाहरी आवरण और गर्म दस्ताने और टोपी शामिल थे। रहा सवाल जूतों का, पर्वतारोही बर्फीली और चट्टानी इलाकों पर पकड़ के लिए मजबूत इंसुलेटेड जूते पहनते थे जिनमें क्रैम्पन लगे होते थे। ये जूते शीत दश से गर्मी और सुरक्षा प्रदान करते थे। रहा सवाल चढ़ाई के दौरान उपकरण, आवश्यक चढ़ाई वाले गियर में रस्सियाँ, हार्नेस, कैरबिनर और बर्फ़ की कुल्हाड़ियाँ शामिल थी। सुरक्षा के लिए और मार्ग के खड़ी भागों पर निश्चित लाइन स्थापित करने के लिए रस्सियों का उपयोग किया गया था। रहा सवाल ऑक्सीजन उपकरणों का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि पहले की चढ़ाइयों में ऑक्सीजन की कमी के कारण दिक्कतें आई थी। अभियान में ब्रिटिश ऑक्सीजन कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई क्लोज सर्किट ऑक्सीजन प्रणालियों का उपयोग किया गया। इन प्रणालियों में पोर्टेबल सिलेंडर और श्वास मास्क शामिल हैं जो उच्च ऊंचाई पर पूरक ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं जहां हवा पतली है। रहा सवाल कैंपिंग और आश्रय का, जिसमें टेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अभियान में तेज हवाओं और बर्फीली सहित कठोर मौसम की स्थिति का सामना करने के लिए डिज़ाइन किए गए विशेष उच्च ऊंचाई वाले टेंट का उपयोग किया गया। इन तंबुओं ने आधार शिविर से लेकर शिखर के पास ऊंचे शिविरों तक मार्ग के विभिन्न शिविरों में आश्रय प्रदान किया। रहा सवाल स्लीपिंग बैग का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पर्वतारोही आराम नहीं करेंगे तो ऊंची चोटियों पे पहुंच नहीं सकते, तो स्लीपिंग बैग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंसुलेशन के साथ उच्च गुणवत्ता वाले स्लीपिंग बैग पर्वतारोहियों के लिए उनके अनुकूलन यानी एडेप्टेशन अवधि और शिखर धक्का के दौरान गर्म रहने और पर्याप्त आराम करने के लिए आवश्यक थे। रहा सवाल तकनीकी और नेविगेशनल उपकरण, जिसमें कैमरा और फोटोग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्वतारोहियों ने अभियान का दस्तावेजन या दस्तावेजीकरण करने के लिए हल्के कैमरे और उपकरण ले गए, जिससे चढ़ाई और शिखर की तस्वीरें खींचने भी शामिल था। सर एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे ने शिखर पर प्रसिद्ध रूप से तस्वीरें ली। एवरेस्ट क्षेत्र के जटिल इलाके को नेविगेट करने के लिए कंपास, अल्टीमीटर और मानचित्रों का उपयोग किया गया था, जिसमें प्रमुख स्थलों की पहचान करना, मार्ग स्थापित करना और शिखर प्रयासों की योजना बनाना शामिल था। रहा सवाल भोजन और पोषण का, अभियान में विभिन्न प्रकार के उच्च कैलोरी हल्के खाद्य पदार्थ जैसे सूखे मांस, बिस्किट, चॉकलेट और ऊर्जा बार पर निर्भर था। इन प्रावधानों ने पर्वतारोहियों को उनकी कठिन चढ़ाई के दौरान आवश्यक पोषण और ऊर्जा प्रदान की। रहा सवाल चिकित्सा का, उच्च ऊंचाई वाले पर्वतारोहण में होने वाली सामान्य बीमारियों और चोटों को संबोधित करने के लिए चिकित्सा आपूर्ति और प्राथमिक चिकित्सा किट ले जाया गया, जिसमें शीतदंश, ऊंचाई की बीमारी और मामूली चोटें शामिल थीं। रहा सवाल संचार का, जिसके लिए रेडियो संचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभियान ने बेस कैंप, उन्नत शिविरों और सहायता टीमों के बीच संपर्क बनाए रखने के लिए रेडियो संचार उपकरणों का उपयोग किया। इससे पूरे अभियान में समन्वय, सुरक्षा, अद्यतन और रसद प्रदान की सुविधाएं मिली।
रहा सवाल सहायक कर्मचारियों का, शेरपा गाइडों ने अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्ग खोजन, उपकरण और आपूर्ति ले जाने, शिविर स्थापना करने और स्थानीय इलाके और मौसम की स्थिति के बारे में अमूल्य ज्ञान प्रदान करने में सहायता भी की। तो इस अभियान का निष्कर्ष ये है कि 1953 के ब्रिटिश माउंट एवरेस्ट अभियान में अपने समय के लिए उच्च ऊंचाई वाले पर्वतारोहण की अनूठी चुनौतियों के अनुरूप उन्नत उपकरण और गियर का उपयोग किया गया था। तकनीकी नवाचार, रणनीतिक योजना और अभियान दल के समर्पण के इस संयोजन ने 19 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने में सर एडमंड हिलरी और तेनसिंग नोरगे की ऐतिहासिक सफलता में योगदान दिया। उनकी उपलब्धि ने भविष्य के पर्वतारोहण अभियानों के लिए मार्ग प्रशस्त किया और मानव सहन शक्ति और अन्वेषण का एक प्रमाण बना हुआ है। 1953 की ब्रिटिश माउंट एवरेस्ट अभियान को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर विजय प्राप्त करने की अपनी खोज में तार्किक और पर्यावरणीय दोनों तरह की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अभियान के दौरान सामने आई कुछ प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं, जैसे पर्वतारोहियों, शेरपा गाइडों, सहायक कर्मचारियों और रसद आपूर्ति से जुड़े बड़े पैमाने के अभियान के समन्वय के लिए सावधानी पूर्वक योजना और समन्वय की आवश्यकता होती है। अभियान के लिए उच्च ऊंचाई वाले पर्वतारोहण के लिए उपयुक्त विशेष उपकरण और आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसमें ऑक्सीजन सिस्टम, टेंट, चढ़ाई गियर, खाद्य प्रावधान और चिकित्सा आपूर्ति शामिल थी। कठोर हिमालयी भूभाग में इन संसाधनों के परिवहन और प्रबंधन ने तार्किक चुनौतियां भी पेश की। एवरेस्ट क्षेत्र के दूरस्थ स्थान और उबड़ खाबड़ इलाके के कारण बेस कैंप, उन्नत शिविरों और सहायता टीमों के बीच विश्वसनीय संचार स्थापित करना भी चुनौतीपूर्ण था। रहा सवाल मौसम और जलवायु परिस्थितियों का, हिमालय में अप्रतिष्ठित और कठोर मौसम की स्थिति, जिसमें तेज हवाएं, बर्फीले तूफान और अत्यधिक ठंड शामिल है, जिनकी वजह से पर्वतारोहियों और सहायता टीमों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश की गई। रहा सवाल पर्यावरणीय चुनौतियां, जिसमें ऊंचाई और ऊंचाइयों का अनुकूलन होता है। माउंट एवरेस्ट की अत्यधिक ऊंचाई 8848 यानी 8848 मीटर्स, या जिसको आप कह लीजिए 29,029 फीट 29029 फीट ने पर्वतारोहियों के लिए एक शारीरिक चुनौती पेश की, जिसमें ऊंचाई की बीमारियों के जोखिम को कम करना और ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी शरीर कम ऑक्सीजन स्तर में प्रभावी ढंग से काम कर सके, क्रमिक अनुकूलन की आवश्यकता होती है। खुम्बु हिमपात, पश्चिमी CWM, हिमनदी घाटी, लोत्से फेस और चट्टानी हिलरी स्टेप जैसे तकनीकी भूभाग सुविधाओं पर बातचीत के लिए उन्नत चढ़ाई कौशल की आवश्यकता होती है और पर्वतारोहियों के लिए शारीरिक चुनौतियां पेश की जाती हैं। पर्वतारोहियों के लिए हिमस्खलन और हिमपात का खतरा। खुम्बु हिमपात विशेष रूप से अपनी अस्थिर बर्फ संरचनाओं और लगातार हिमस्खलन के लिए कुख्यात है, जिससे पर्वतारोहियों और इसके माध्यम से नेविगेट करने वाले शेरपा गाइडों के लिए लगातार खतरा बना रहता है। अब रहा स्वास्थ्य और सुरक्षा। ऊंचाइयों से संबंधित बीमारियां, शीतदंश और चोटी को
चोटों को संबोधित करने सहित अभियान सदस्यों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रबंध करना दूरस्थ और ऊंची ऊंचाइयों वाले वातावरण को देखते हुए एक महत्वपूर्ण चुनौती रहती है। पर्वतारोहियों को समर्थन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए अभियान की सफलता के लिए शेरपा गाइड और सहायक कर्मचारियों के साथ विश्वास बनाना और बनाए रखना महत्वपूर्ण था। हिमालयी इलाके में नेविगेट करने में शेरपा की विशेषज्ञता और रसद में उनका योगदान अमूल्य होता है। इस अभियान में एवरेस्ट के दक्षिणी जो नेपाल की तरफ का साइड है हिस्से तक पहुंचने के लिए नेपाली सरकार और स्थानीय अधिकारियों के साथ राजनयिक संबंधों और उन्नतियों को नेविगेट करना शामिल था। तो दोस्तों 1953 के ब्रिटिश माउंट एवरेस्ट अभियान ने सावधानी पूर्वक योजना, टीम वर्क और दृढ़ संकल्प के माध्यम से इन चुनौतियों पर काबू पा लिया। 29 मई 1900 को सर एडमंड हिलरी और तेनसिंग नोर्गे द्वारा माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई पर्वतारोहण के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, जिसने विकट चुनौतियों के सामने अन्वेषण और दृढ़ता की मानवीय भावना का प्रदर्शन किया।